नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मैथ्स जो मैंने YouTube चैनल बनाया है, मैंने बताया था कल आपको इसके बारे में। तो आज हम क्लास शुरू करते हैं विद्यार्थी, और क्लास में सारी चीज़ें चैप्टर वाइज अपने रन करेंगे बच्चों चीज़ों को। पहला जो चैप्टर मैं लेने जा रहा हूँ विद्यार्थी, उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। विद्यार्थी, नंबर सिस्टम एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो दुनिया के हर एग्जाम में, एटमोस्ट एग्जामों में बच्चों आता है। क्लियर है? क्लियर है? चले, एट मोस्ट एग्जामों में वो चैप्टर आता है। चलो, नंबर सिस्टम को विद्यार्थी हम पढ़ेंगे टाइप वाइज करके। तो देखते हैं बच्चों नंबर सिस्टम का पहला टाइप। चले, हेडिंग लगा लें बच्चों, नंबर सिस्टम। हेडिंग लगा लें विद्यार्थी, नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों संख्या पद्धति। क्लियर है? इसे हिंदी में कहते हैं बच्चों संख्या पद्धति। क्लियर है भैया? चलें, पहला प्रश्न कि संख्या पद्धति क्या होती है। बच्चों, आपसे प्रश्न में ये पूछा नहीं जाएगा कि संख्या पद्धति क्या होती है, लेकिन बाय द वे मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो बच्चों आप बताइए संख्या पद्धति क्या है। विद्यार्थी ध्यान दें, क्या है नंबर सिस्टम? तो संख्या पद्धति है बच्चों, संख्या पद्धति है बच्चों, मैं कहूं तो एक सिस्टम, एक पैटर्न जो संख्याओं को लिखने का तरीका बताता है, संख्याओं को डील करने का तरीका बताता है, संख्याओं को पहचानने का तरीका बताता है, या मैं कहूं बच्चों एक ऐसा रास्ता जिसमें हम संख्याओं और संख्याओं से बने गुणधर्मों के बारे में अपने बात करें। आप जैसा जानते हो बच्चों, गणित की एक अपनी भाषा होती है, गणित की अपनी एक निजी भाषा होती है। तो इस सिस्टम में, इस पद्धति में बच्चों गणित की भाषा सीखना, जैसे मैं आपसे पूछूं 5 3, तो आप अपने आप समझ गए होंगे कि 5 बड़ा है 3 से, जबकि मैंने कहीं नहीं कहा कि बड़ा शब्द, मैंने ग्रेटर GRETR अंग्रेजी में नहीं लिखा, हिंदी में मैंने बड़ा नहीं लिखा, लेकिन फिर भी आप समझ गए 5 बड़ा है 3 से, क्योंकि इस निशान ने बता दिया। बोला हाँ या ना? जैसे मैंने लिखा रामा और यहां लिखा सीता, तो आप समझ गए कि रामा का वजन उतना ही है जितना सीता का वजन है। कैसे? किसी ने बोला तो है नहीं, फिर भी इसलिए समझ गए बच्चों क्योंकि ये निशान बराबर का है। हाँ या ना? गणित की अपनी निजी भाषा होती है। आप समझ पाए मेरी बात? आप इस भाषा से ये समझ पाए कि रामा और सीता आपस में कैसे हैं? बराबर है। क्लियर है? ठीक है, चलें ध्यान दें बच्चों। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति क्या है? तो मैं कहूं तो संख्याओं के गुणधर्मों का अध्ययन करना, संख्याओं के बारे में अध्ययन करना, संख्याओं के बारे में पूछना, और ये सारी चीजें जो हैं बच्चों वो क्या है? वो संख्या पद्धति की चीज है। क्लियर है मेरे भाई? चलें, जैसे मैं पूछूं संख्या पद्धति आप समझ पाए तो आप कहेंगे यस। कैसे? संख्याओं के बारे में अध्ययन करना, संख्याओं के गुणधर्मों को समझना, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम संख्याओं को पढ़ें, संख्याओं को समझें, वही क्या कहलाती है? संख्या पद्धति। क्लियर है? चलें, अब बच्चों मैं तुमसे पूछूं विद्यार्थी कि संख्या पद्धति के प्रकार कितने हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम? संख्या पद्धति के प्रकार कितने हैं? तो बच्चे ध्यान दें, संख्या पद्धति 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। पहली संख्या पद्धति है बच्चों डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम पहली संख्या पद्धति है प्यारे विद्यार्थी, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं दशमलव संख्या पद्धति। दूसरी पद्धति है बच्चों बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरी पद्धति है बच्चों बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चों द्विआधारी संख्या पद्धति। इसीलिए एक और नंबर सिस्टम है बच्चों जिसे कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और चौथी है प्यारे बच्चों ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर है मेरे भाई? यहां तक क्लियर है बेटा? चलें, अगर मैं तुमसे पूछूं कि संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है तो आपका आंसर होगा 4। कौन कौन सी? दशमलव, द्विआधारी, 6 आधारी और 8 आधारी। क्लियर है? चलें, संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है? 4। कौन कौन सी? डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टाडेसिमल। क्लियर है भैया? अब मैं आपसे पूछूं कि हमें कौन सी पद्धति पढ़नी है या हमें कौन सी पद्धति में अध्ययन करना है, तो बच्चों हमें अध्ययन करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। अपने लिए ये काम की है? बिल्कुल काम की नहीं है। जो बच्चा बीकॉम कर रहा है या जो कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ रहा है, जो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, वो जानता है बाइनरी क्या होती है। अपने सिलेबस में नहीं है विद्यार्थी। मैं कहूँ तो राजस्थान के किसी पेपर में बाइनरी से सवाल मुझे देखने को मिला नहीं बच्चों आज तक। क्लियर है? और अगर वो हुआ भी होगा तो किसी टेक्निकल एग्जाम में आया सवाल होगा बच्चों वो। क्लियर है? हमारे नॉन टेक के सवालों में मुझे लगा नहीं कि अभी तक कोई सवाल ऐसा बना है। खैर चलें, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, और ये अपने तीनों काम नहीं आती।
क्लियर है? चले, अपने काम आती है डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सी पद्धति काम आती है बच्चों? डेसिमल आप जहां भी हैं बोला करो हाँ ना। कौन सी पद्धति? डेसिमल नंबर सिस्टम। चले बच्चों, हमारे जो काम आएगी वो कौन सी पद्धति काम आएगी? डेसिमल नंबर सिस्टम। चले, अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि डेसिमल नंबर सिस्टम कौन सी होती है, तो आपके नाम से क्लियर हो रहा होगा। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव संख्या पद्धति। कौन सी पद्धति बेटा? दशमलव संख्या पद्धति। आपके नाम से बिल्कुल ये वाली बात साफ क्लियर हो रही है। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव और नंबर सिस्टम का मतलब है संख्या पद्धति। तो हमें जो पढ़नी है वो कौन सी पद्धति पढ़नी है? दशमलव संख्या पद्धति। क्लियर है? चले, अब मैं पूछूं कि दशमलव संख्या पद्धति में कितने अंकों का यूज करते हैं। नहीं पूछा सवाल, न पूछेगा सवाल में, बट भाई देव हमें पता तो होनी चाहिए। देखें, दशमलव संख्या पद्धति में हम कितने अंकों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, दशमलव संख्या पद्धति में हम अंकों का प्रयोग करते हैं 10 का। कितने अंकों का प्रयोग करते हैं विद्यार्थी? 10 का। चले, अब मैं पूछूं 10 अंक कौन कौन से होते हैं, तो आपका आंसर होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्लियर है बेटा? 0 से लेकर कहां तक के अंक होते हैं? 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। और ये कौन सी पद्धति में आते हैं? तो ये दशमलव संख्या पद्धति में आते हैं, इसीलिए इसका नाम दशमलव है। क्योंकि इसमें कितने अंकों के साथ यूज टू होता है? 10 अंकों के साथ। कितने अंकों के साथ डील होती है? तो आप कहेंगे 10 अंकों के साथ। क्लियर है मेरे भाई? कितने अंकों के साथ काम करते हैं? 10 अंकों के साथ काम करते हैं। किसी को कोई डाउट है? नहीं। चले बच्चों, अब मैं तुमसे पूछूं कि हमें कौन सी पद्धति पढ़नी है, तो आपका आंसर क्या होगा? दशमलव संख्या पद्धति। ठीक है, चले, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? दशमलव संख्या पद्धति, बाइनरी संख्या पद्धति, हेक्साडेसिमल जिसे कहते हैं 6 आधारी, और ऑक्टाडेसिमल। क्लियर है भाई सब? चले, अब मैं तुमसे पूछूं बच्चों, यहां तक अगर समझ आई हो तो बच्चों हेडिंग सजा लें, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। कौन सी संख्याएं बच्चों? सम्मिश्र संख्याएं। कई से जेड से डिनोट करते हैं, जेड से। सम्मिश्र संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों जेड से। विद्यार्थी ध्यान दें, कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में कहते हैं बच्चों संख्या पद्धति। सॉरी, कौन सी नंबर? सम्मिश्र नंबर। क्लियर है? हमें कौन सी पढ़नी है बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में कहते हैं, अच्छा एग्जाम में ऐसे लिखाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखाएगा, एग्जाम में लिखाएगा सिर्फ जेड। क्लियर है? एग्जाम में लिखाएगा सिर्फ जेड। तो हमें पढ़नी है कौन सी संख्या है? तो सम्मिश्र संख्या है। कौन सी संख्या है बेटी? सम्मिश्र संख्या है। अच्छा, सम्मिश्र संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। चले, अब बात आती है कि सम्मिश्र संख्याएं कौन सी होती हैं। क्लियर है? मैं पूछूं व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों, कौन सा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? तो विद्यार्थी ध्यान दें, ब्रह्मांड में जितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्याओं को आपने देखा है, जितनी संख्याओं के बारे में आपने सुना है, जितनी संख्याएं हैं या थी या आगामी फ्यूचर में आएंगी, वो सारे नंबर कॉम्प्लेक्स हैं। मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, दुनिया की प्रत्येक संख्या कौन सी संख्या है? तो आप कहेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है मेरे भाई? दुनिया की हर संख्या सम्मिश्र संख्या है। क्लियर है बेटा? अगर मैं तुमसे ये भी कह दूं ना एक पल के लिए कौन सी संख्या है, तो अगर ये संख्या है तो बताइए फिर ये कौन सी संख्या है? सम्मिश्र संख्या। क्लियर है? अगर मैं कह दूं और ये संख्या है, तो आप बताइए फिर कौन सी संख्या है? समझ आई कहानी? दुनिया की प्रत्येक संख्या कौन सी संख्या है बेटी? सम्मिश्र संख्या। अच्छा, सम्मिश्र संख्याओं को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? अरे बोला करो हाँ ना। सम्मिश्र संख्याओं को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जेड से। और इसे लिखा जाता है बच्चों जेड बराबर a प्लस आयोटा बी। सम्मिश्र संख्याओं को लिखने का पैटर्न क्या है बेटी? a प्लस आयोटा बी। बोला करो आप, है ना? सम्मिश्र संख्याओं को लिखने का, आप जहां भी बैठे हैं बच्चों बोला करो, आप रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं। अब ऐसा मत करना पेट पे मोबाइल रख लिया और कान में लीड लगा लिया और सुन रहे हैं, ऐसे समझ नहीं आएगी गणित। टेबल पे बैठना पड़ेगा भैया, समझ गए ना? पेट पे मोबाइल रख के और कान में लीड लगा के गणित समझ नहीं आएगी। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो बिल्कुल नहीं आएगी, मेरा दावा है इस वाली बात पे। चले, ध्यान दें बच्चों, सम्मिश्र संख्याएं फिर से ध्यान दें विद्यार्थी। सम्मिश्र संख्याएं होती हैं बच्चों जेड बराबर क्या होती है? a प्लस आयोटा बी। फिर देखें a प्लस आयोटा बी, ये क्या है? तो ये सम्मिश्र संख्याओं को लिखने का पैटर्न है। फिर से ध्यान दें, यहीं से बच्चों चीजें उठती हैं। ये सम्मिश्र संख्याओं को लिखने का क्या है? पैटर्न है। चले, अब मैं तुमसे पूछूंगा ये वाला हिस्सा कौन सा है?
और ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये एक बात आती है बच्चों। तो मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि सम्मिश्र संख्याओं को लिखने का पैटर्न क्या है, तो आपका जवाब होगा प्यारे विद्यार्थी z बराबर a प्लस आयोटा b। अच्छा मैं पूछूं सम्मिश्र संख्या कितने प्रकार की होती हैं? तो सम्मिश्र संख्याओं को बच्चों दो भागों में क्लासीफाई किया गया है। सम्मिश्र संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होती है वास्तविक और एक होती है काल्पनिक। चलें बच्चों देखें, पहली को मैं लिख देता हूं काल्पनिक संख्याएं। ये क्या है? तो ये सम्मिश्र संख्याओं का एक हिस्सा है। क्लियर है मेरे भाई? एक कौन सी होती है? काल्पनिक और दूसरी वास्तविक। दूसरी कौन सी होती है भैया? वास्तविक संख्या। फिर से ध्यान दें, सम्मिश्र संख्याओं को लिखने का तरीका बोलिए a प्लस आयोटा b। सम्मिश्र संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? पहली कौन सी? दूसरी वास्तविक। अब मैं तुमसे पूछूं काल्पनिक संख्याओं को कहते हैं बच्चों अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याओं को क्या कहते हैं बच्चों? इमेजिनरी। और वास्तविक को क्या कहते हैं? रियल नंबर। क्लियर है मेरे भाई? अरे बोला करो हाँ ना। काल्पनिक संख्याओं को क्या कहते हैं? इमेजिनरी। और वास्तविक को रियल नंबर। अगर मैं पूछूं वास्तविक संख्याओं को किससे शो करेंगे, तो आर से। और काल्पनिक संख्याओं को आई से। काल्पनिक संख्याओं को बेटा आई से। फिर से देखें, सम्मिश्र संख्याएं दो भागों में बटी, एक काल्पनिक और दूसरी। काल्पनिक संख्या किससे डिनोट होंगी? और वास्तविक संख्याएं। क्या पेपर में वास्तविक लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। क्या पेपर में काल्पनिक लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। क्या लिखाएगा पेपर में बच्चों? आई और आर। मैं तुमसे छोटा सा सवाल ऐसे ही पूछ लेता हूं, पेपर में ना आया ना इस तरह का इतना सरल सवाल आएगा। मैं तुमसे ये पूछ लूं a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है। ध्यान दें विद्यार्थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और मैं कह दूं a और b दोनों ही सम्मिश्र संख्याएं। दोनों ही कैसी संख्याएं? सम्मिश्र संख्याएं। तो हाउ मेनी पेयर आर पॉसिबल? तो कितने जोड़े संभव है? ध्यान दें बच्चों, छोटा सा सवाल है, कोई सवाल नहीं है लेवल ना आएगा इतना इजी सवाल पेपर में, किसी पेपर में नहीं आएगा इतना इजी सवाल। फिर भी a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है? 5। और मैंने पूछ लिया a और b दोनों कैसी संख्याएं? सम्मिश्र। तो आप मुझे बताइए ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं? तो इस सवाल का आंसर होगा अनंत जोड़े पॉसिबल हैं। इसलिए पॉसिबल अनंत कि आप a के स्थान पर मर्जी जो लिखेंगे और b के स्थान पर मर्जी जो लिखेंगे, क्योंकि दुनिया की हर एक संख्या क्या है? सम्मिश्र है। नहीं समझ आई? अरे बोला करो, दुनिया की हर एक संख्या क्या है? सम्मिश्र। तो आप मर्जी जो लिखेंगे। a और b दोनों ही कैसी संख्याएं? बोलो सम्मिश्र। तो आप मुझे बताइए कितने जोड़े बनेंगे? अनंत। कितने जोड़े बनेंगे? अनंत। क्योंकि मर्जी है a के स्थान पर जो वैल्यू लिखेंगे और मर्जी है b के स्थान पर जो वैल्यू लिखेंगे। तो बच्चों छोटी छोटी सी बातें आ जाती हैं। आप मुझे बताइए सम्मिश्र संख्याओं की पता लगी कितने भाग होते हैं? दो। एक दूसरी। चलें हेडिंग लगाएं प्यारे विद्यार्थी, काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं। चले अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं बच्चों कि कौन सी होती हैं काल्पनिक संख्याएं? तो कोई बताएगा कौन सी होती हैं काल्पनिक संख्याएं? जो आयोटा लेके घूमती हैं। ठीक है। दूसरी बात बच्चों, ऐसी संख्याएं जो आयोटा लेके घूमती हैं, या फिर मैं ये कहूं कि जो सिर्फ कल्पना में, जिनका कोई वजूद नहीं है, जो 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 सिर्फ जिनका आभास करा जा सकता है, वो सारी संख्याएं कौन सी हैं? काल्पनिक। अब कई लोग कह रहे होंगे सर ये कौन सी बात थी कि जिनका आभास करा जा सकता है, जो सिर्फ कल्पना में होती हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, इन संख्याओं का कोई वजूद नहीं है। ये संख्याएं हमारी जो नंबर लाइन है, जो संख्या रेखा है, उस पर कहीं बैठने को तैयार नहीं है। आप ये सोचें कि हम काल्पनिक संख्याओं को संख्या रेखा पर डिजाइन करके गणित की महानतम कैलकुलेशन कर पाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। विषय बच्चों काल्पनिक संख्याओं के आगे नतमस्तक है। काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं हैं बच्चों जो संख्या रेखा पे बैठने को तैयार नहीं, या जिन्हें संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, या जो है ही नहीं, सिर्फ कल्पना है। सिर्फ कौन सी संख्याएं बच्चों? सिर्फ कल्पनाएं। तो वो सारी संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? काल्पनिक। अच्छा अगर मैं पूछूं काल्पनिक संख्याएं कौन सी हैं, तो आप ये कह सकते हैं जिनके पास कौन हो? आयोटा हो। जिनके पास कौन हो? आयोटा हो। दूसरी बात, अच्छा मैं आपसे ये पूछूं कि कोई आदमी काला नहीं है, तो आप मुझे बताइए वो कैसा होगा? पीला? महरूम? नहीं। अगर कोई काला नहीं है तो गारंटेड फिर वो कैसा है? गोरा। अगर मैं ये कह दूं जो संख्याएं वास्तविक नहीं है, तो बताइए फिर वो कौन है? तो फिर वो काल्पनिक है। अच्छा जो काल्पनिक नहीं है वास्तविक है, बिल्कुल सही है। चले मैं पूछूं जिनके पास कौन है? आयोटा है। या मैं कहूं बच्चों जो जो कैसी नहीं है?
जो वास्तविक नहीं है। अच्छा आप मुझे बताइए, क्या काल्पनिक संख्या संख्या रेखा पर बैठने को तैयार होंगी? बोला करो आप। या मैं कहूं ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर नहीं बैठती या संख्या रेखा पर प्रस्तुत नहीं होंगी। समझ आई कहानी? प्रस्तुत नहीं होंगी। क्लियर है मेरे भाई? चले, मेन बात कौन सी है? जिनके पास कौन है बेटा? आयोटा। या मैं पूछूं कि जो कैसी नहीं है? वास्तविक। या ऐसी संख्याएं जो संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर क्या नहीं करा जा सकता? प्रस्तुत नहीं करा जा सकता। ये सारी संख्या कौन सी कहलाती हैं? काल्पनिक। क्लियर है बेटा? चले, अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, बहुत छोटी बात है, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। ध्यान दें बच्चों। आप मुझे बताइए काल्पनिक संख्याओं के पापा का नाम क्या है? तो आप कहेंगे सम्मिश्र। अगर मैं पूछूं वास्तविक संख्याओं के पापा का नाम क्या है? तो आप कहेंगे सम्मिश्र, क्योंकि दोनों ही सम्मिश्र के बेटे हैं। अरे बोला करो। चले, अब मैं तुमसे पूछूं क्या a प्लस आयोटा b, क्या ये एक सम्मिश्र संख्या है? बोलो। a प्लस आयोटा बी, क्या ये एक सम्मिश्र संख्या है? हाँ है। और आप मुझे बताइए क्या इसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो हिस्सा है, क्या ये रियल नहीं है? क्या बोलो, क्या ये हिस्सा रियल है कि नहीं है? क्या ये हिस्सा वास्तविक है कि नहीं है? चले, अगर मैं पूछूं क्या ये हिस्सा काल्पनिक है, तो बोलो है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। ठीक है। अगर बच्चों मैं तुमसे पूछूं जिनके पास आयोटा वाला पार्ट है, क्या वो काल्पनिक भाग है? अगर मैं पूछूं जिनके पास आयोटा नहीं है, तो क्या वो रियल भाग है? वास्तविक भाग है। अगर मैं पूछूं जिनके पास आयोटा है, तो क्या वो काल्पनिक हिस्सा है कि नहीं है? ठीक है। अगर मैं पूछूं जिनके पास आयोटा नहीं है, तो क्या वो वास्तविक हिस्सा है कि नहीं है? बोला करो अब। ठीक है। अगर मैं पूछूं विद्यार्थी, एक छोटी सी गणित, एक बिल्कुल बेसिक बात है, a प्लस आयोटा b, इसमें ये वाला हिस्सा कौन सा है? काल्पनिक। और ये वाला? आप मुझे खुद बताइए, अगर ये एक सम्मिश्र संख्या है और इसमें ये वाला पोर्शन वास्तविक है और ये वाला पोर्शन काल्पनिक है, आप मुझे खुद बताइए, अगर यहां पे मैं जीरो बना दूं, ध्यान दें, अगर मैंने ये जीरो बना दिया तो बचा हुआ हिस्सा क्या वास्तविक नहीं रह जाएगा? बोलो बोलो। तो अगर मैं ये कह दूं कि जब काल्पनिक हिस्सा शून्य हो जाता है तो बचा हुआ हिस्सा शुद्ध वास्तविक होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि ये हिस्सा जीरो बन जाए तो बचा हुआ हिस्सा शुद्ध काल्पनिक होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? ठीक है। तो अगर मैं काल्पनिक संख्या की परिभाषा आपको ये दूं बच्चों कि ऐसा भाग, ऐसा हिस्सा जिसमें वास्तविक पोर्शन जीरो बोल जाए, वास्तविक पोर्शन कुछ हो ही नहीं, तो आप मुझे खुद बताइए क्या बचा हुआ हिस्सा काल्पनिक नहीं होगा? अरे हाँ या ना? ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर ये वास्तविक हिस्सा अगर जीरो हो जाए बच्चों, तो क्या काल्पनिक हिस्सा जो बच गया हिस्सा वो काल्पनिक ही होगा? तो क्या मैं काल्पनिक संख्याओं की परिभाषा में ये लिख सकता हूं कि ऐसी संख्या जिनमें वास्तविक हिस्सा जीरो होता हो? क्या मैं काल्पनिक संख्याएं समझा पाया? समझा पाया बच्चों? अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं कि ऐसी संख्या, जैसे मैं पूछूं पांच, पांच वास्तविक है या काल्पनिक? वास्तविक। अब बताना। काल्पनिक, क्योंकि अकेली पांच वास्तविक है लेकिन पांच आयोटा काल्पनिक। मैं पूछूं तीन कैसी है और तीन आयोटा? काल्पनिक, क्योंकि इसके साथ आयोटा बैठी है। अरे बोला करो आप। और इसके साथ आयोटा नहीं बैठी। तो जिनके पास आयोटा है वो सारी संख्याएं, और जिनके पास आयोटा नहीं है वो? अच्छा, अगर मैं पूछूं कि तुम काल्पनिक नहीं हो, तुम सम्मिश्र, तो चलेगा? चलेगा, क्योंकि दुनिया की प्रत्येक संख्या काल्पनिक तो बहुत बाद में है, सबसे पहले तो वो कौन है? सम्मिश्र है। हाँ या ना? तो अगर मैं इससे काल्पनिक न बोल के सम्मिश्र बोल दूं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। लेकिन इससे काल्पनिक बोलूं तो ज्यादा अच्छा है। समझ आई कहानी? चले, अब मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछूं बच्चों कि आयोटा क्या है। तो आप हेडिंग सजा लें बच्चों, आयोटा। हेडिंग सजा लें विद्यार्थी, आयोटा। आयोटा हेडिंग सजा लें मेरे बच्चों, आयोटा। अब मैं तुमसे पूछूं आयोटा क्या है, तो बच्चे ध्यान दें, ध्यान दें विद्यार्थी, आयोटा क्या है। तो मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द आयोटा, तो मैं तुम्हें इसके आयोटा के पीछे की कहानी बताता हूं कि आयोटा जब पैदा हुआ वो हालात क्या थे, वो समय क्या थी। बच्चे ध्यान दीजिएगा, कहानी ये थी बच्चों, जैसे मैं तुम्हें एलजेब्रा जो विद्यार्थी जानते हैं, जो मैथमेटिक्स से पढ़े हैं, वो ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू अगर जीरो है, तो आप देखेंगे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है, और ये इक्वेशन बाय द वे आ गई अलजेब्रा में, तो आप देखेंगे ये किसी भी विधि विधान से हल नहीं होती है। आप करके देख लेना भले से घर जाके,
आप x की कुछ भी वैल्यू डाल देना बच्चों, कुछ भी वैल्यू, और ये सेटिस्फाई नहीं होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है, तो x के ये किसी भी मान पे सेटिस्फाई नहीं होता। तो ऐसे केसेस में क्या करें? तो बच्चों ऐसे केसेस में काल्पनिक मान सोचा गया, और ये जो मान सोचने का जो श्रेय जाता है बच्चों सर्वप्रथम वो जाता है आयलर को। आयलर जिसने आयोटा की खोज करी। मैं पूछूं कि आयोटा की खोज किसने करी बच्चों, तो आपका क्या आंसर होगा? आयलर। मैं पूछूंगा आयलर के गांव का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा यूनान। बात समझ आई? आयलर कहां का था? यूनान का। ज्यादातर मैथमेटिशियन यूनान से निकले हैं, अपना हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे समझिए लगभग। क्लियर है मेरे भाई? तो आप मुझे बताइए यूनान से, अच्छा आयलर का गांव कौन सा है? कौन से देश का था ये? यूनान का था। ठीक है, आप मुझे बताइए आयलर ने किसकी खोज करी बच्चों? आयोटा की। आयोटा वास्तविक होता है या काल्पनिक? ये केवल एक कल्पना मात्र है। क्लियर है? चले। अच्छा आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है, और ये किसी भी वैल्यू पर सेटिस्फाई होने को तैयार नहीं है। तो आयलर ने पता क्या काम करा, अपनी बुद्धि का परिचय दिया और एक्स के स्थान पे आयोटा रख दिया। फिर से ध्यान दें, एक्स की प्लेस पे क्या रख दिया? आयोटा। तो आप ध्यान दें विद्यार्थी, एक्स के स्थान पर क्या आ गया? आयोटा। और आयोटा का स्क्वायर में जब एक जोड़ते हैं तो बच्चों आंसर कितना आता है? जीरो। क्या इसका कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है भैया, ये सिर्फ कल्पना शक्ति है, सिर्फ एक इमेजिनरी मान है। आपको मुझे बताइए अगर मैं पूछूं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो आप मुझे बताइए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। हाँ या ना? क्योंकि जब यहां पे -1 लिखोगे तभी तो -1 में 1 जुड़ेगा तो जीरो आंसर आएगा। बोलो बोलो, -1 में 1 जुड़ेगा तभी तो जीरो आएगा। ठीक, क्लियर है यहां तक? अगर मैं डायरेक्ट जैसे पूछा था एमपीके के एग्जाम में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, तो आंसर कितनी होती है? -1। किसी को कोई डाउट है? अगर मैं तुमसे पूछूं आयोटा का मान कितना है, तो अंडर रूट, याद रखने भैया डायरेक्ट ही, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1। अगर कभी अंडर रूट में -1 आ जाए या अंडर रूट में कोई माइनस की डिजिट आ जाए, आप ये समझिए दिस इज द हाइपोथेटिकल, सिर्फ काल्पनिक है। क्लियर है? क्योंकि जैसे ही अंडर रूट में -1 आएगा तो आप समझिए वो आयोटा का कॉन्सेप्ट लेगी, और जब आयोटा साथ में आ गया तो आप समझिए वो फिर कैसी हो गई? काल्पनिक। समझ आई कहानी? अरे बोला करो। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा की वैल्यू अंडर रूट में -1। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइए ऐसी संख्याएं जिनके पास आयोटा है वो कौन सी कहलाती हैं? बोलो। काल्पनिक। अच्छा आयोटा की खोज किसने करी? आयलर के गांव का नाम? यूनान। आयोटा पहले आया या आयोटा स्क्वायर? आयोटा स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन फंसी पड़ी थी एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। बोलो तो सही, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आयोटा से अपना काम सरा था या आयोटा स्क्वायर से? तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1। अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, आपने देखा होगा कि अगर आधार समान है तो गुणा में गाते हैं, और अगर आधार समान नहीं है तो क्या फिर भी जुड़ेंगे? नहीं। ठीक है, तो आपको ये पता है कि अगर आधार समान है, जैसे मैं पूछूं x की घात 2 गुणा x की घात 3, तो आप मुझे बताइए आंसर क्या होगा? x की घात 2 में अगर मैं x की घात 3 से गुणा करूं बच्चों, तो आंसर क्या होगा? x की घात, क्योंकि गुणा में गाते हैं क्यों जुड़ती है मैं ये भी तुम्हें बताऊंगा। क्लियर है बेटा? मैं ये भी बताऊंगा कि गुणा में घात क्यों जुड़ती हैं। कहानी क्लियर है? कोई डाउट है? चले अब मैं तुमसे पूछूं x की घात 2 गुणा x की घात 3, तो आपका आंसर होगा बराबर में कितना होता है? x की घात 5। क्लियर है? तो चले मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछूं, क्या आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है? बोलो, क्या आपको आयोटा का मान पता है? पता है। अगर मैं तुमसे पूछूं आयोटा की घात 3 का मान निकालिए, तो क्या आप ये नहीं कर सकते कि आयोटा की घात 3 होगा सर आयोटा की घात 2 गुणा आयोटा, क्योंकि ये जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा उसके ऊपर घात कितनी होती है? 1। तो आयोटा की घात 2 गुणा आयोटा की घात 1 होगी, तो क्या जुड़ के आयोटा की घात 3 नहीं आएगी? और आयोटा की घात 2 का मान पूरे गांव को पता है कितना होता है? -1। तो क्या मैं आयोटा की घात 3 का मान अगर तुमसे कभी पूछ लूं तो क्या तुम माइनस आयोटा कह सकते हो? कह सकते हो बेटा? आयोटा की घात 3 की वैल्यू माइनस आयोटा। अच्छा मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा की घात 4, तो क्या आयोटा की घात 4 को आयोटा की घात 2 गुणा आयोटा की घात 2 लिख सकते हो? लिख सकते हो बेटा। और आयोटा की घात 2 की वैल्यू
-1, और इस वाली आयोटा की घात 2 की वैल्यू भी, तो -1 का गुणा -1 से करेंगे तो आंसर, तो आयोटा की घात 4 हमेशा कितना होता है, +1। चलें फिर से देखता हूं बच्चों, आयोटा की घात 2 का मान -1, आयोटा का मान अंडर रूट आयोटा की घात 3 माइनस आयोटा, और आयोटा की घात 4 +1। सबसे ज्यादा जो मोस्ट है बच्चों वो ये है। क्लियर है? सबसे ज्यादा जो मोस्ट है बच्चों वो ये है। बात समझ आ रही है मेरे भाई? क्लियर है यहां तक की बात है? अब मुझे खुद बताइए, बेसिक बात है, छोटी बात है बच्चों, कि आयोटा की खोज किसने करी थी? आयलर ने। आयोटा की खोज किसने करी? आयलर ने। और आप मुझे खुद बताइए, आयोटा की घात 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? +1। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मान है वो आयोटा की घात 4 का है। बोलिए आयोटा की घात 4 की वैल्यू +1। क्लियर है बेटा? अब मैं तुम्हें एक छोटी सी गणित पूछूं बच्चों, कि आप मुझे बताइए कि गुणा में घातों में क्या होता है, आप बताइए। तो गुणा में घातों में क्या होता है बच्चों? एडिशन, जुड़ती हैं। क्लियर है बेटा? अच्छा, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें, क्लियर है? गुणा में घातें और भाग में घातें, क्लियर है? अगर मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जो महंगी वैल्यू है या सबसे ज्यादा जो काम की वैल्यू है बच्चों, वो है आयोटा की घात 4, तो आप याद रखिएगा विद्यार्थी के व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा की घात 4 +1। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि ये सबसे कीमती वैल्यू है, उसके पीछे वजह क्या है? तो उसके पीछे वजह विद्यार्थी ये है कि हमें कहीं भी जाना होगा तो हम जाएंगे बच्चे आयोटा की घात 4 से होके। क्लियर है? हमें कहीं भी जाना है तो हम कौन से निकल के जाएंगे? आयोटा की घात 4 से। जैसे एक छोटी बात बताइए, जैसे तुम्हें पता होगा, जिन बच्चों ने आरएएस प्री दिया होगा उन्हें एक बात पूछी होगी कि अगर मैं पूछूं कि x की पावर m की घात n और x की पावर m की पावर n, क्या ये दोनों बातें एक हैं? और अगर ये दोनों बातें एक नहीं है तो फिर ये दोनों बातें एक कब है? या फिर ये दोनों बातें एक नहीं है तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? चले विद्यार्थी, एक सेकंड में ये समझता हूँ, ये दोनों बातें हमेशा एक नहीं होती। फिर से सुन लीजिएगा, ये दोनों बातें हमेशा एक नहीं होती। क्लियर है? चले इन दोनों में अंतर देखते हैं। जैसे मैं पूछूं बच्चों, 2 की पावर 3 की पावर 2, क्लियर है? 2 की पावर 3 की पावर 2, और यहां मैं कह रहा हूं बच्चों 2 की पावर 3 की पावर 2। ध्यान दीजिए बच्चों, ये काम की बात है थोड़ी सी। आप मुझे बताइए, मैं कह रहा हूं कि 2 की पावर 3 की पावर 2, आप मुझे बताइए ये जो स्क्वायर लगाए, ये 3 के ऊपर लगाए या इस कोष्टक के ऊपर लगाए? कोष्टक के ऊपर लगाए। अरे हाँ या ना? ये जो स्क्वायर लगाए बच्चों, ये 3 के ऊपर लगाए या कोष्टक के ऊपर? और स्क्वायर का मतलब होता है बच्चे उसी चीज की 2 बार रिपीट करना। हाँ या ना? चले, अगर मैं पूछूं इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब होगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर, क्या ये ठीक है? और आप पूरा गांव ये वाली बात जानता है विद्यार्थी कि गुणा में घाते हमेशा, तो आप मुझे बताइए क्या 2 की पावर 6 नहीं होगा क्या? 6 नहीं होगा क्या? होगा। अगर बच्चों मैं इस सवाल में पूछूं कि ये जो ऊपर घात चढ़ी है, ये 2 के ऊपर चढ़ी है, 3 के ऊपर चढ़ी है, या 2 के ऊपर 3 के ऊपर चढ़ी है, तो आपका जवाब होगा कि सर ये 3 के ऊपर चढ़ी है। अगर मैं इस बात को थोड़ी देर के लिए हिडन कर दूं तो आपको लगेगा कि जो 3 के ऊपर है वो है घात 2, 2 का इससे कोई ताल्लुकात। क्लियर है बेटा? और आप मुझे बताइए 3 की घात 2 की वैल्यू 9, 3 की घात 2 की वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 2 की घात 9। और यहां आपने देखा आंसर क्या आया था? 2 की घात 6। तो क्या अगर मैं बाय द वे ये पूछ लूं बच्चों कि x की पावर बाई की पावर z इज इक्वल टू एक्स की पावर बाई की पावर z, तो क्या इन दोनों के बीच में इज इक्वल टू को निशान अपने लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों वैल्यू हमेशा एक जैसी। यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। बच्चों मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछूं, ध्यान दें विद्यार्थी, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, अगर ये तुम्हें आ गई तो आगे के ये कई चैप्टरों में, तुमने एक चैप्टर सुना होगा साइड्स एंड रेडिसेस, घातांक एवं करनी, इसी पर आधारित है, पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है बच्चे। चले और छोटी बात है, ध्यान दीजिएगा, बेसिक बात है विद्यार्थी, सुनते रहना है ना, कोई टेंशन हो बता देना भैया। देखें, जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं भैया, ध्यान दें, जैसे मैंने पूछा 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर 2 की पावर 3, तो इस डायरेक्ट इस सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चों 5 की पावर, सॉरी 5 की पावर 6। क्लियर है? अगर ऐसी संख्या होंगी तो 3 दूनी की डायरेक्ट ही होगा ना, 5 की पावर 6। कोई शक? जैसे मैं कहूं 4 की पावर 3 की पावर 10, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 की पावर। अगर ये आ जाए 5 की पावर 10 की पावर 5, आंसर क्या हो जाएगा? 5 की पावर। कर लोगे बच्चे? पक्का? ठीक है। अब एक छोटी सी बात बताना, क्या मैंने तुम्हें आयोटा के बारे में बता दिया बेटा? ठीक है, आयोटा की घात 4 की वैल्यू
आयोटा की घात 4 की वैल्यू, अरे बोला करो। ठीक है, अब एक छोटी बात बताना, मैंने कहा आयोटा की पावर 200, आयोटा की पावर 200 तक जाना है, हमें आयोटा के कितने मान पता है, तो हमें आयोटा के सिर्फ 4 मान पता है। आयोटा की पावर 1 पता है, आयोटा की पावर 2 पता है, आयोटा की पावर 3 पता है, और बच्चों आयोटा की घात 4 पता है। अगर हमें सफर करना है बच्चों आयोटा की पावर 200 तक का, तो आप स्वयं विचार करें, क्या मैं इसे आयोटा की पावर 4 की पावर 50 नहीं लिख सकता? बोलो तो सही। अब कई कार्टून ये दिमाग लगा रहे होंगे इसने आयोटा की पावर 4 की पावर 50 लिखा है, तो इसने आयोटा की पावर 10 की पावर 20 क्यों नहीं लिखा? होता तो ये भी 200 है, कोई बता पाएगा मैंने ये क्यों नहीं लिखा? बोलिए, बोलिए, क्यों? हाँ, क्योंकि हमें आयोटा की पावर 10 का मान नहीं पता, तो हमें कहीं का भी रास्ता तय करना है तो कहाँ होके निकलना चाहिए, वो 4 पे होके। बात समझ आई? हमें ये वाली बात कैंसिल इसलिए करनी पड़ेगी विद्यार्थी, क्योंकि हमें आयोटा की पावर 10 का तो मान ही नहीं पता। समझ आ रही है कहानी? चले, क्या आयोटा की पावर 4 का मान पता है? पता है। बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 4? और प्लस 1 की पावर मर्जी है जो लगाऊं, आंसर हमेशा प्लस ही एक आएगा बेटा। 1 की पावर 50 है तो आंसर, और 1 की पावर 100 है तो भी, 1 की पावर 1 करोड़ है तो भी, अच्छा 1 की पावर 0 है तो, 1 की पावर अगर 0 हो तो बच्चों आंसर आता है 1। क्लियर है मेरे भाई? चले, e की पावर 0 भी, x की पावर 0 भी, किसी भी संख्या की पावर 0, -1 की पावर 0 1। बात समझ आई? दुनिया में किसी भी संख्या की पावर अगर 0 लगाते हैं बच्चों तो आंसर हमेशा क्या आता है? 1, प्लस के 1। क्लियर है बेटा? अगर मैं तुमसे ये भी पूछ लूं ना कि पूरी दुनिया की पावर 0, ध्यान दें विद्यार्थी, पूरी दुनिया की पावर 0 तो आंसर क्या आएगा? प्लस है। कोई शक? चलें, ये आता क्यों है मैं तुम्हें ये बता दूंगा, टेंशन ना लेना बच्चों, जब मैं घातांक करनी पढ़ाऊंगा तो या तो तब बता दूंगा या उससे पहले ही बता दूंगा। क्लियर है भैया? ठीक है, चलें अब मैं तुम्हें एक सवाल बोलूं बच्चे। एक छोटी सी गणित, एक छोटी सी गणना, अगर भाई तभी हमसे सवाल में ये पूछ ले जाए विद्यार्थी कि आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 क्या होगा, ये सवाल आ जाए और उनसे ये पूछ ले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू पावर 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 2 प्लस आयोटा रेज टू पावर 3 एंड प्लस आयोटा रेज टू पावर 4, ये इसका मान क्या होगा? तो बच्चे आप मुझे बताइए, क्या आयोटा की पावर 1 का मान बच्चों, अब मैं आयोटा ही लिख लूं थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत है? बोलो तो सही। नहीं, क्या आपको पता है आयोटा की पावर 2 का मान -1 होता है? बोलो तो सही। क्या आपको पता है आयोटा की पावर 3 का मान माइनस आयोटा होता है? और क्या आपको पता है कि आयोटा की पावर 4 का मान +1 होता है? आप मुझे बताइए, आयोटा की पावर 1 की जगह आयोटा लिख लिया, चले आयोटा की पावर 2 की जगह -1 लिख लिया, आयोटा की पावर 3 की जगह माइनस आयोटा लिख लिया, और आयोटा की पावर 4 की जगह +1 लिख लिया। आप बताइए कोई डाउट है? नहीं। अब मुझे खुद बताइए, क्या मैं माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल कर दूं? क्या -1 से +1 कैंसिल कर दूं? तो आंसर कितना आ गया? कहानी क्लियर है? चला, एक और सवाल मैं तुमसे पूछूं बच्चों के, आयोटा की पावर 20 प्लस आयोटा की पावर 21 प्लस आयोटा की पावर 22 प्लस आयोटा की पावर 23, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 20, 21, 22 और 23, ये 4 कॉन्टिन्यूस नंबर लिखे विद्यार्थी। आप मुझे बताइए, अगर हमें आयोटा की पावर 20 पे पहुंचना है तो रास्ता कहाँ होकर निकलेगा? 10 पे होके या 4 पे होके? 4 पे होके। तो क्या मैं इसे आयोटा की पावर 4 की पावर 5 लिख सकता हूँ? ठीक है। क्या मैं इसे आयोटा की पावर, अच्छा आप मुझे बताइए, गुणा में घाते हैं, भाग में घाते हैं? आप मुझे बताइए, क्या मैं आयोटा की घात 21 को आयोटा की घात 4 की घात 5 लिख सकता हूं? बोलो, 5 चौक 20, और क्या मैं गुणा में आयोटा की पावर 1 डाल दूं? तो आप ध्यान दें, 5 चौक 20 और गुणा में 1 है, तो गुणा में घाते हैं, गुणा में घाते हैं, तो क्या 21 ही होगी क्या? ठीक है, तो क्या मैं आयोटा की पावर 21 के स्थान पे ऐसा लिख सकता हूं बेटा, और आयोटा की घात 4 का मान, और 1 की घात 5 करूंगा तो 1 ही आएगा क्या? और 1 का गुणा आयोटा से होगा तो आंसर, समझ नहीं आई? समझ आई? क्लियर है? अब मुझे बताइए, क्या मैं आयोटा की पावर 21 के स्थान पे यहां सॉल्व किया है बच्चों, क्या मैं यहाँ आयोटा लिख दूं, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब मैं पूछूं आयोटा की पावर 22, आप मुझे बताइए, हमें रास्ता तय करना है आयोटा की पावर 22 तक, क्या आप जंप करोगे आयोटा की घात 4 से होके गुजरोगे? 4 से होके ही क्यों गुजरना है बेटा? क्योंकि हमें 4 का मान पता है। शाबाश। आयोटा की पावर 4 की पावर 5, ये हो गई बच्चों 20, और हमें चाहिए 22, तो आयोटा की पावर कितनी? 2। कोई शक? ये तो हमेशा कितनी निकालेगी? 1।
और आयोटा की पावर 2 का मान तो पता है ना आपको, तो क्या फाइनली -1 आंसर आएगा बेटी? ठीक है, अब मुझे खुद बताइए क्या मैं आयोटा की पावर 22 के स्थान पर -1 लिख सकता हूँ? अरे बोला तो सही। चले अब मैं पूछूं आयोटा की पावर 23, तो इसका रास्ता भी कहाँ होके जाएगा बेटा? बोलो तो सही। आयोटा की पावर 4 की पावर 5, 5 चौक 20 और 20 और गुणा 3, तो आप बताइए 23 हो गई कि नहीं हो गई? इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू याद है ना बेटा? माइनस के आयोटा। तो क्या मैं इसकी प्लेस पे माइनस की आयोटा लिख सकता हूँ? अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू तो 1 होती थी ना, ठीक है, तो ये आ जाएगी प्लस के 1, कोई शक? अब आप ध्यान दें विद्यार्थी, प्लस के 1 से माइनस के 1 कटेगी और आयोटा से माइनस की आयोटा कट जाएगी, कटेगी या नहीं कटेगी? तो आपने देखा फिर से आंसर कितना आ गया, समझ नहीं आई? तो मैं एक छोटी सी तुमसे गणित पूछूं कि अगर लगातार 4 संख्याएं हैं और वो आयोटा की घात में दे रखी हैं, तो क्या कट के चारों एक ना हो जाएंगी? अरे बोलो तो सही। अगर लगातार 4 संख्याएं और वो कट के लगातार 4 संख्याएं और वो आयोटा की पावर में है बच्चे, तो क्या कट के 0 ना होंगी? अरे बोला करो कुछ। 4 4 का सेट आपस में कट के 0 होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। चले विद्यार्थी, एक सवाल आया था पेपर में, तुमने देखा होगा कई बच्चों ने जो पेपर दी, मुझे ध्यान नहीं रहता कि कौन से पेपर में आया है। अब मैं ये तो लिखूंगा नहीं कि एसएससी 2007 ने पूछा है या सीडीएस ने पूछा है या पटवार ने पूछा, ये नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ आया है तो इसका मतलब वो आया है, आप खुद ही ढूंढिएगा। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, चले जैसे छोटी सी बात, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं बच्चों, इसी पैटर्न का सवाल आया जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 20 प्लस, मैंने लिखा बच्चों आयोटा की पावर 0 प्लस आयोटा की पावर 1 प्लस मैंने लिखा 20, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, 20 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 9 डॉट 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 आयोटा की पावर 100। ध्यान दें बच्चों, हमारी सीरीज जो शुरू हो रही है आयोटा की पावर, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा तो उसके ऊपर घात कितनी होती है हमेशा? एक। बहुत शानदार। चलें ध्यान दें बच्चे, आयोटा की पावर 1 से कहानी शुरू होती है और आयोटा की पावर कहां तक जाती है बच्चे? 100। ये ठीक है। चलें अब मैं एक बात पूछूं, आप मुझे खुद बताइए क्या आयोटा की पावर 1 से आयोटा की पावर 4 तक का एक सेट बन रहा है? और क्या ये सेट कट के क्या भेजेगा? हाँ या ना? और आप मुझे बताइए आयोटा की पावर 5 से 8 तक का एक और सेट बन रहा है और ये भी क्या भेजेगा? 0। तो अब मैं एक बात समझ पाया कि 4 4 लोगों के जो सेट हैं आपस में कट के मर के कितना दे रहे हैं? 4 4 लोगों के जोड़े आपस में कट के मर के कितने दे रहे हैं? और आप मुझे खुद बताइए कि आयोटा की पावर 1 से लेकर और आयोटा की पावर 100 तक कुल कितने जने बैठे हैं? तो आप कहेंगे सर 100 जने बैठे हैं। अरे कार्टून में गिनती नहीं आती क्या? 1 से लेकर 100 तक कितने लोग हैं? 100। तो आप मुझे खुद बताइए आयोटा की पावर 1 से लेकर आयोटा की पावर 100 तक और 100 लोग बैठे हैं, बैठे हैं नहीं बैठे हैं? और हर एक जना 4 4 के जोड़े में कट के मर रहा है, कट के मर रहा है नहीं मर रहा? तो आप मुझे बताइए ऐसे 25 जोड़े बनेंगे, 100 लोगों में से 25 जोड़े बनेंगे नहीं बनेंगे? बनेंगे। और बनेंगे तो आप मुझे बताइए 25 के 25 जोड़े कट के क्या हो जाएंगे? अरे बोलो तो सही। तो क्या मैं ये समझू ये पूरी कहानी 0 बन जाएगी? बन जाएगी नहीं बन जाएगी? और आगे कौन बैठी है? अगर मैं 20 में 0 जोड़ूं तो आंसर क्या है? ठीक है। आप मुझे खुद बताइए कि अगर आपको ये सिस्टम आता है तो इस सवाल को करने में 10 सेकंड ही लगेंगे। अरे हाँ या ना? फिर देखें बच्चों, समझ आएगा नहीं? जैसे मैं एक सवाल बोलूं बच्चों कि 100 प्लस आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 डॉट 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 आयोटा की पावर 1000। क्लियर है मेरे भाई? आप मुझे बताइए सीरीज कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? 1000 तक। आप मुझे बताइए क्या ये सारे कॉन्टिन्यूअस मैनर में है? सारे कॉन्टिन्यूअस हैं? तो इतनी गणित तुम सीख गए बच्चों अब तक कि ये कट के क्या बना देंगे? और 1000 लोगों का समूह है और 4 4 मर के क्या हो रहे हैं? 0। तो कितने जोड़े बनेंगे? और 250 जोड़े बन जाएंगे 4 4 लोगों के और 1000 लोग सेटल हो जाएंगे इन जोड़ों में। अरे बोलो एक बॉक्स में 4 लोग आएंगे नहीं आएंगे? तो 1000 लोगों के कितने बॉक्स बनेंगे? और प्रत्येक बॉक्स के बाहर कितनी निकलेगी? ना समझ आई? क्योंकि 1000 लोग हैं और 1000 लोग हैं, हमें कितने बॉक्सों में सेटल होंगे? ये 250 बॉक्सों में। हर एक बॉक्स में लोग कितने? 4। और हर एक बॉक्स में 4 लोग हैं और जब मैं 4 लोगों को आपस में सॉल्व करूंगा तो आंसर? तो ऐसी 0 250 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो ऐसी 0 250 नहीं, 36 और मिल जाए या 72 और मिल जाए या लाख मिल जाए तो क्या कुछ कर पाएंगे?
तो आंसर हमेशा, तो क्या मैं ये समझूं ये पूरी कहानी क्या बन गई बेटी? जीरो बन गई। अगर पूरी कहानी जीरो बन गई तो फिर आंसर कितना रह गया? 100। तो क्या सवाल का आंसर 100 ही आएगा क्या? समझ पाए मेरी बात? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? चलें, क्या मैं काल्पनिक संख्याएं समझा पाया? हेडिंग लगा लें बच्चों, वास्तविक संख्याएं। चलें, वास्तविक संख्याओं को बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं, बोलिएगा, रियल नंबर। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों, और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर से। अच्छा आप मुझे बताइए, वास्तविक संख्याओं के पापा का नाम क्या है? समित संख्या। अच्छा, वास्तविक संख्याओं के भाई का नाम क्या है? तो काल्पनिक संख्या। अरे हाँ या ना? जो वास्तविक नहीं होगी वो, और जो काल्पनिक नहीं होगी वो। ठीक है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, समित संख्याओं को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको लिखने का पैटर्न क्या था? ए प्लस ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा वास्तविक, ये वाला हिस्सा जिनके पास आयोटा है वो, जो बिना आयोटा के हैं, क्या ये ठीक है? चले, अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, अगर मैं बात करूं रियल नंबर के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो काल्पनिक नहीं है वो वास्तविक है? बोला करो कुछ। जो वास्तविक नहीं है वो काल्पनिक है, और जो काल्पनिक नहीं है वो। अच्छा एक बात पूछूं मैं, क्या काल्पनिक संख्याओं का अपनी जिंदगी से कोई लेन देन है? क्या काल्पनिक संख्या अपनी जिंदगी में कहीं काम आती हैं? नहीं। क्या वास्तविक आती हैं? हाँ, वास्तविक संख्या ही है जिनसे हम रोज डेली यूज टू कर रहे हैं, जिनसे हम डेली काम में ले रहे हैं बेटा। काल्पनिक संख्याओं का कोई कोई नहीं है बच्चों, ऐसे कोई महनी बात नहीं है। काल्पनिक संख्या विद्यार्थी, जो काम की संख्या है वो वास्तविक संख्या है बच्चे। क्लियर है मेरे भाई? चले, अच्छा मैं पूछूं, आपने नंबर लाइन का नाम सुना है, जिसे कहते हैं आप संख्या रेखा? संख्या रेखा में बीच में कौन आती है? जीरो। क्या मैं पूछूं कि काल्पनिक संख्याएं संख्या रेखा पर बैठने को तैयार थी क्या? नहीं है। जिंदगी में याद रखिए कि क्या काल्पनिक संख्याओं को मैं संख्या रेखा पे प्रस्तुत कर सकता हूं? जैसे कोई किसी पूछ ले कि बताइए 3 आयोटा संख्या रेखा पे कहां आएगी, तो क्या कभी आएगी? कभी आएगी? नहीं। आप मुझे बताइए, क्या 3 आएगी? आएगी, क्योंकि 3 काल्पनिक नहीं है, कैसी है? ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरी बात, अगर बच्चों वास्तविक संख्याएं हैं और वो संख्या रेखा पे बैठती हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो जो संख्या रेखा पे बैठती हैं वो सारी संख्याएं वास्तविक है? बोला करो कुछ। पक्का? ठीक है। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा लिखेंगे विद्यार्थी, ऐसी संख्या जो काल्पनिक नहीं है। विद्यार्थी पहले ही परिभाषा देखिएगा, ऐसी संख्या जो कैसी नहीं है? जो काल्पनिक नहीं है। बहुत शानदार, जो काल्पनिक नहीं है। अच्छा, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा बच्चों, क्या ये संख्या रेखा पर बैठने को तैयार है? ठीक है। तो ऐसी संख्या जो संख्या रेखा पे बैठने को रेडी है, तैयार है, या संख्या रेखा पर जिन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या ये ठीक है बेटी? चला, तीसरी बात विद्यार्थी मैं आपसे पूछूं बच्चों, काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर मैं तुमसे पूछूं a प्लस आयोटा b, क्या ये सम्मिश्र संख्याओं का फॉर्म थी? क्या ये सम्मिश्र संख्याओं की फॉर्म है? आप मुझे खुद बताइए, अगर मैं इसमें काल्पनिक पोर्शन को जीरो बना दूं तो क्या ये बचा पोर्शन है वो वास्तविक कहलाएगा? ना समझ आई? क्या अगर मैं काल्पनिक पोर्शन को जीरो बना दूं बच्चे, तो क्या जो बचा पोर्शन है वो वास्तविक कहलाएगा? और अगर वास्तविक को जीरो बना दूं तो बचा पोर्शन? बहुत शानदार। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात समझ पाए? ठीक है विद्यार्थी, इतनी गणित समझ आई? ठीक है। अब मैं एक बात पूछूं तुमसे, वास्तविक संख्या की परिभाषा आएगी बेटा। अच्छा अब मैं तुमसे एक बात पूछूं छोटी सी, कि दो संख्याओं के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं आ सकती हैं? मैं सवाल बताऊंगा बच्चों, जो पार्ट नंबर नेक्स्ट बनाऊंगा मैं उसमें टोटली सवाल बताऊंगा, पहले आप थोड़ी सी रूबरू हो। ठीक है बच्चों, मैं तुमसे पूछूंगा दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं आ सकती हैं, तो याद रखिएगा विद्यार्थी, इसका आंसर होता है इनफाइनाइट, अनंत। क्लियर है? जैसे एक बार पेपर में सवाल आया था कि 2/5 और 3/5, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2/5 और 3/5 के बीच में कोई सी 7 परमेय संख्या लिखें या कोई सी 2 परमेय संख्या लिखें। अच्छा मैं पूछूं कि आ कितनी सकती हैं, तो आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। याद रखिएगा कि 2/5 और 3/5 के बीच में कितनी आ सकती हैं? अनंत आ सकती है। क्लियर है मेरे भाई? कोई शक है बेटा? ठीक है, कोई शक है मेरे भाई? नहीं है। अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है, मैं तुम्हें ये सवाल बताऊंगा भैया, है ना, सवाल ये बताऊंगा। और अच्छा जो चीजें नहीं लिख पा रहे मुझे बताए इस क्लास की, तुम्हें भी बताया इस क्लास की शूट हो रही है, तो बच्चों बाय द वे मेरी स्पीड के चक्कर में अगर कोई रह जाए तो मेरे टेलीग्राम पे सारे नोट्स हैं,
आप नोट्स भी पता है, ऐसे नहीं है कि नोट्स भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया उनमें, और बिल्कुल नेचुरलिटी है उनमें, कोई टाइप वाइप का भी हमने नहीं रखा, इसलिए भी कि कम से कम फील तो हो लड़के को। समझ आई कहानी? ठीक है, चले ध्यान दें विद्यार्थी। अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, अच्छा, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं आ सकती हैं? अनंत आ सकती हैं? पक्का? ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर मैं तुमसे पूछूं कि वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो अच्छा, वास्तविक संख्याएं संख्या रेखा पर बैठेंगी ना? ठीक है, वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आप मुझे बताइए। वास्तविक संख्याएं विद्यार्थी, वास्तविक संख्याओं को क्लासीफाई किया गया दो प्रकार से, एक तो होते हैं पूर्णांक और एक होती हैं, बोला करो कुछ, एक होती हैं पूर्णांक संख्याएं और एक होती हैं कौन सी संख्याएं? दशमलव संख्याएं। क्या एक पूर्णांक संख्या होती हैं बेटी, और एक कौन सी होती हैं? दशमलव संख्याएं। अच्छा, ये दोनों, अच्छा मैं पूछूं, पूर्णांक संख्याओं के पापा का नाम, दशमलव संख्या के पापा का नाम? अच्छा, वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में क्लासीफाई किया गया? एक तो पूर्णांक और दूसरी दशमलव। अब प्रश्न बनता है विद्यार्थी कि पूर्णांक कौन सा होता है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, वास्तविक संख्या लिख लिया आपने यहां तक, इसके दोनों पार्ट लिख लिए। चले अब छोटी सी हेडिंग लगा लें बच्चों, पूर्णांक संख्या। छोटी हेडिंग लगा लें विद्यार्थी, पूर्णांक संख्या। लिखें बच्चों, पूर्णांक संख्या। लिख ली मेरे भाई? चले अब बताइए पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं? तो बच्चों पूर्णांक संख्या होती हैं, कई परिभाषाएं हैं। सबसे बेहतरीन परिभाषा ये है बच्चे कि ऐसी संख्या जिनके नीचे एक आती हो। जिनके नीचे कौन आती हो? या मैं कहूं जिनके हर में हमेशा कौन बैठे? एक, तो वो हमेशा कैसी संख्या कहलाएगी? पूर्णांक। क्लियर है बेटी? पूर्णांक संख्या वो कहलाएगी जिनके हर में कौन बैठी हो। आप मुझे बताइए, क्या 1.2 पूर्णांक है? नहीं है। कई कार्टून कह रहे होंगे सर 1.2 के नीचे एक बैठी तो है, नहीं बैठी है। अगर दशमलव बैठाएगा बेटा तो कितनी आएगी नीचे? 10 आएगी। कई लोग कहते हैं कि पता है, अच्छा कई लोग पता है कि तुम में से भी ये सोच रहे होंगे कि सर ने दशमलव बैठाया है, इस चक्कर में नीचे जीरो बढ़ाई है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि दशमलव बैठे और नीचे जीरो आए। मैम ने हमें जब बचपन में बता दिया था कि दशमलव बैठाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ती है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। मैम ने ये भी बताया था बच्चों, आपको ध्यान हो तो, कि 0.37, बट अगर 0.37 में से दशमलव बैठाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ा देते हैं, लेकिन मैम ने ये नहीं बताया कि क्यों बढ़ा देते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि मैं ये बता पाऊँ कि जब दशमलव बैठाते हैं तो जीरो ही क्यों आती है, और जीरो ही आती है तो नीचे ही क्यों आती है, बगल में क्यों नहीं आती। सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। क्लियर है भैया? ठीक है, चलो पहले मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं बताऊंगा, टेंशन ना लेना। चलें अब मुझे बताइए पूर्णांक संख्या कौन सी होती है बच्चों जिनके नीचे कौन बैठी होती है? जिनके नीचे कौन बैठी होती है? क्या 5 पूर्णांक है? क्योंकि 5 के नीचे हमेशा कौन बैठती है? और एक बात और याद रखिए बच्चों, दुनिया की प्रत्येक संख्या के नीचे एक बैठती है, और दुनिया की प्रत्येक संख्या के गुणा में भी कौन बैठती है बेटा? एक। याद रखिएगा, पीछे से समझ आ रही है कहानी? चले, दुनिया की हर संख्या के नीचे भी कौन बैठती है? एक। और दुनिया की हर संख्या के गुणा में भी कौन बैठती है? जैसे मैं पूछूं 5, अगर मैं 5 को 5 गुणा 1 लिखूं तो कोई ऐसे है कि अरे ऐसे क्यों लिख दिया? बोलो। नहीं, क्योंकि 5 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 1, हाँ या ना? अच्छा, अगर मैं 5 को 5/1 लिखूं तो कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 को 5/1 भी लिखा जा सकता है। इसलिए तो कहते हैं जिन संख्याओं का मासा कुछ नहीं होता उनका मासा 1 होता है, क्योंकि उनमें एक तो हर किसी में ही होता है भैया। अरे हाँ या ना? और मासा का मतलब होता है हाईएस्ट, कॉमन का मतलब होता है सार्व, जो सबके पास हो। और इसीलिए तो जिन संख्याओं का मासा कुछ नहीं होता उनका मासा क्या होता है? 1। बात समझ आई? चलें, तो क्या दुनिया की हर संख्या के गुणा में कौन बैठती है? और भाग में भी? क्या ये ठीक है? चलें अब एक छोटी सी बात बताना, छोटी सी गणित है बच्चे। जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, पूर्णांक कौन होते हैं जिनके नीचे एक? अब मुझे बताइए, अच्छा पता है कई कार्टून ये कहेंगे कि बताइए √4 पूर्णांक है कि नहीं है। तो पहली बात ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी भी ड्यूरिंग द ऑपरेशन संख्या के बारे में निर्णय मत लेना, ऑपरेशन के बाद ही निर्णय लेना। जैसे मैं आपसे पूछूं √4 कैसी, आप बताइए, तो आप सीधा मना करिए, नहीं बता पाऊंगा। √4 को सबसे पहले उससे कहिए भैया हल कर, तब बताऊंगा मैं क्या होगी। या तो वो हल नहीं कर रहा तो फिर तुम हल करिए, अगर हल हो रहा है तो आंसर बताइए 2। तो √4 के बारे में अगर मुझसे पूछोगे कि कैसी है तो मैं सीधी मना कर दूंगा कि मुझे नहीं पता कैसी है।
इस सवाल को पहले अच्छी सी बनाइए, इस सवाल को हल करिए और हल करने के बाद जो आंसर आया 2, अब मुझसे पूछिए 2 कैसी है, तब मैं कहूंगा 2 कैसी है, 2 पूर्णांक है। अरे बोलो तो सही। अगर तुमने संख्या का ऑपरेशन के दरमियान ही बताना शुरू कर दिया तो अब गलत हो जाएंगे, वो कल को फिर पूछ लेगा कि बता √3 कैसी है, और √3 को भी आप तो पूर्णांक बता दोगे, जो कि गलत है। समझ आई कहानी? तो इसलिए संख्या पर जब तक ऑपरेशन है, ऑपरेशन के दरमियान आप नहीं बताइए कि पेशेंट बचेगा या मरेगा। ऑपरेशन होके पहले बाहर तो आंदे भैया। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बोला करो बेशर्मा। ठीक है, अब बात आती है कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताएगा तुम में से? पूर्णांक बोलिए, कौन कौन से? ऋणात्मक और एक होते हैं बच्चों ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होते हैं कौन कौन से पूर्णांक होते हैं, बोलो तो सही। एक होते हैं नेगेटिव पूर्णांक और दूसरी पॉजिटिव पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। हाँ या ना, बोला करो कुछ। चले, एक होते हैं नेगेटिव पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और दूसरे होते हैं कौन से पूर्णांक, धनात्मक। आपको पता है एक पेपर में ये भी पूछा गया कि सारे पूर्णांकों का औसत क्या है। छोटा सा सवाल है, आपसे आ जाएगा तो हो सकता है आपसे नहीं बने, बहुतों से बनेगा जो ढंग से पढ़ता है, जो ऐसे हवा में पढ़ता है, कान में लीड लगा के पेट पे मोबाइल रख के, नहीं बन रहा उससे। बराबर मानना भैया, है ना? चलो शाबाश, है ना? चलो अब मुझे खुद बताइए, यहाँ बीच में 0 आएगी या नहीं आएगी? आएगी। आप बताइए, अगर मैं इस साइड में बचूंगा तो +1 +2 संख्या का पढ़ी है नहीं पढ़ी है, +3, और ये कहाँ तक जाएगी? अच्छा, इधर में आऊंगा तो -1 -2 -3 डॉट 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 कहाँ तक आएगी? अनंत तक आएगी। प्रश्न ये पूछा कि सारे पूर्णांकों का एवरेज क्या है, औसत क्या है, तो आप मुझे बताइए, औसत का मतलब तो होता ही मध्यमान है, औसत का मतलब तो होती बीच वाली संख्या है। तो क्या आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि बीच में 0 बैठी है? अरे बोला तो सही, बोलो तो सही। तो सारे पूर्णांकों का जो एवरेज है विद्यार्थी, हमेशा क्या आएगा? याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। इस साइड में जाएंगे तो बच्चों कौन से पूर्णांक मिलेंगे? पॉजिटिव, और इधर जाएंगे तो नेगेटिव। अब मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछूं, छोटी सी गणित पूछूं, बिल्कुल बेसिक गणित है, कि दुनिया का सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है? ध्यान दें, दुनिया का सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है? तो बोलिएगा, -1 है। क्योंकि पता है इस साइड में जाते हैं बच्चों तो संख्या क्या है, घटती हैं, और इस साइड में आते हैं तो संख्याएं बढ़ती हैं। अच्छा, मैं पूछूं दुनिया का सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है? तो अच्छा, 0 के बारे में क्या राय है? क्या 0 धनात्मक है? क्या 0 ऋणात्मक है? तो फिर 0 कैसा है, बोलिएगा? हाँ, 0 को आप पहली बात तो ये कि उदासीन मत कहना, क्योंकि उदासीन गणित का वर्ड ही नहीं है, उदासीन तो साइंस का वर्ड है। हाँ या ना, उदासीन तो साइंस का वर्ड है। तो 0 के बारे में बस आप यही कहिएगा कि 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। बात समझ आई? चले, क्या मैं कह दूं कि पॉजिटिव पूर्णांक +1 से चालू होता है और डॉट 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 कहां तक जाता है? प्लस। अच्छा, नेगेटिव पूर्णांक -1 से चालू होते हैं और कहां तक जाते हैं? माइनस। सारे पूर्णांकों का एवरेज कौन होता है? 0। 0 पर कौन सा साइन होता है, प्लस या माइनस? ना प्लस ना। दुनिया का सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, बोलो तो सही, दुनिया का सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1। क्या ये ठीक है बेटा? कोई डाउट है यहाँ तक? चले, आप बताइए, ये 5 पॉजिटिव पूर्णांक या नेगेटिव पूर्णांक? पॉजिटिव। 7 -7 -3.2 नेगेटिव। -3.2 तो पूर्णांक ही नहीं है। अरे बोलो तो सही। तो -3.2 नेगेटिव पूर्णांक कैसे हो गया? ये पूर्णांक ही नहीं है। बात समझ आई? अरे बोलो तो सही, समझ आई कहानी? क्या मैं पूर्णांकों के बारे में समझा पाया? अब मैं पॉजिटिव पूर्णांकों के बारे में समझा पाया, नेगेटिव पूर्णांकों के बारे में समझा पाया, 0 के बारे में बता पाया,